बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 3 डायनामिक्स का आज हम स्टार्ट करेंगे। डायनामिक्स पहले बात क्या है, फिर इसके बाद हम इसके बेसिक कुछ पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। अच्छा, डायनामिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? पहली बात है कि ये ब्रांच है फिज़िक्स की, एक ब्रांच है मैकेनिक्स की आगे ये ब्रांच है। मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज हैं, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 2 में, पिछले में 9th क्लास का। अब जो चैप्टर 3 है ये फिज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स की आगे ब्रांच जो डायनामिक्स है उसके बारे में। अब डायनामिक्स के अंदर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है कि मोशन जो है उसके बारे में तो डिस्कस करेंगे, साथ में उसके कॉजेज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले हमने डिस्कस किया कि बॉडी जो है उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, लेकिन जब तक हम ये नहीं डिस्कस करते हैं कि बॉडी जो मूव कर रहा है इसकी वजह क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, तो हम तब तक वो मुकम्मल उस पॉइंट को क्लियर नहीं कर सकते। तो इसलिए इस चैप्टर में जो हम क्लियर करेंगे कि एक बॉडी जो मूव कर रहा है उसके मूव करने की वजूहात क्या क्या है, मेन इस पर हम करेंगे। अच्छा, जब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो एक इल्म में आते हैं कि एक बॉडी जो मूव कर रहा है उसके मूव करने की वजूहात क्या हैं, पहला। फिर दूसरा है रोल ऑफ मैस, कि एक बॉडी जो मूव करता है, मूव करने की वजह से जो मैस है वो किस तरह तक उसे इफेक्ट करेगा, उसकी मोशन को रोकेगा, ज़्यादा करेगा, क्या उसके अंदर उसका रोल आएगा। और जब मैं इन चीज़ों को कुछ मैथ्स की तरफ ये एक दो पॉइंट्स को क्लियर करते हैं तो हमें ये फिर समझ आएगी कि हमें इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए फोर्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, और फोर्स के साथ फिर हमें लॉज ऑफ मोशंस को डिस्कस करना पड़ेगा। तो और भी चीज़ें हैं, बेसिक हम यही करेंगे, फिर इसके साथ इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं और क्या पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो हम आगे आते हैं कि फोर्स या फोर्स से जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो फोर्स पहले क्या चीज़ है, फोर्स हमारे पास नॉर्मली पॉइंट आता है कि या तो ये बॉडी को मूव करवाती है या फिर मूव करवाने की कोशिश करती है। एक बॉडी को मूव करवा रही है या करवाने की कोशिश कर रही है। मिसाल के तौर पर एक बॉडी जो है हम पुश करते हैं, पुल करते हैं, डोर को, किसी भी दरवाजे को ओपन करते हैं, ओपन किया, बंद किया, फोर्स लगाई, फोर्स लगाने से पुश और पुल किया और हमने दरवाजे को ओपन कर लिया या क्लोज कर लिया। तो ये हो गया कि हमने फोर्स लगा के बॉडी को मूव कर लिया। अब टेंड्स टू मूव में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक आदमी, कोई जो है बच्चा है, ये कोई भी चीज़ है, वो वॉल को पुश कर रही है। जैसे मैं वॉल को पुश कर रहा हूँ, अब वॉल या जो दीवार है वो पुश नहीं हो रही, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो मूव्स और टेंड्स टू मूव, हमने मूव करने की कोशिश की तब भी हमारी फोर्स लगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप। एक बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, तो उसके मुताबिक जो बॉल कीपर है बॉल को क्या करता है, रोक लेता है। ठीक है, बॉल को रोकता है, तो ये है टेंड्स टू स्टॉप, स्टॉप कर लिया उसने, फोर्स स्टॉप द बॉल। फिर इसके बाद टेंड्स टू स्टॉप में क्या आएगा कि एक बॉडी जो है या कोई बॉय या कोई भी चीज जो है वो ट्रक को रोकने, कोई ट्रक जो है वो स्पीड के साथ आ रहे हैं और एक आदमी पहलवान बनता है, और पहलवान बनने के साथ वो क्या करता है कि उसको वो रोकने की कोशिश करता है। डेफिनेटली वो उसको नहीं रोक सकेगा और वो उड़ के गिरने के साथ में मूव करना शुरू हो जाएगा, तो उसके मुताबिक हमारे पास उसने रोकने की कोशिश की है। अब इसी तरह से हमारे पास जो आता है नेक्स्ट पॉइंट कि फोर्स और क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है डायरेक्शन को, चेंज कर सकती है डायरेक्शन को। तो इसके अंदर अगर हम पॉइंट की तरफ आते हैं कि बॉल जो है टर्न इनटू डिफरेंट डायरेक्शन बाय बैट्समैन। जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलते हुए जब हम बॉल आगे से आती है तो उसको हिट करते हैं, तो हिट करने से उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। पहले इस तरफ को आती है, इधर इधर कहीं पे भी वो जब बैट से टच होगी तो बॉल जो है डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब वो हमने फोर्स लगाने से क्या किया, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, जो शेप है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो शेप को कैसे चेंज कर सकते हैं, मिसाल तौर पर हम एक छुरी ली है, नाइफ पकड़ी है, नाइफ के जैसे हम एप्पल को या सेब को कट कर रहे हैं, तो कट करने से उसकी जो शक्ल है पहले से चेंज होगी। ठीक है, फिर इसी तरह से एक बैलून है, बैलून को लिया, उसको पकड़ा, उसको प्रेस करना शुरू कर दिया, तो उसकी पहले अगर पैसे थी तो जैसे जैसे हम हाथ प्रेस करेंगे उसके मुताबिक उसकी जो शेप है वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अच्छा, अब इसी तरीके से हमारे पास जो है अगला जो पॉइंट आता है वो आता है इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या है, तो ये फोर्स से रेलिवेंट एक पॉइंट है, उसमें भी हम क्लियर करते हैं क्या है इनर्शिया। क्या वो कहते हैं, इनर्शिया किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, एक खसूसियत है
जिसकी बेस पे ये डिसाइड होगा कि बॉडी को मूव करने में आसानी है नहीं है, ये कोई इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें पॉइंट क्लियर होता है कि हमारे पास जो भी बॉडी मूव कर रहा है इसके अंदर क्या होगा कि ये रेजिस्ट करेगा इसको। जो भी बॉडी मूव कर रहा है ये क्या करेगा, इसे रेजिस्ट करेगा। किस चीज को रेजिस्ट करेगा? चेंज के अंदर। किस चीज की चेंज? रेस्ट या मोशन। एक बॉडी जो रेस्ट में है वो कोशिश करेगा रेस्ट में रहे। अगर बॉडी मूव कर रहा है वो कोशिश करेगा मूव करता रहे, मतलब मूव कर रहा है तो इसकी जो हालत मतलब मूवमेंट की हालत चेंज क्या होगी? रोकना। तो ये जो इनर्शिया है ये इसको रेजिस्ट करेगा कि नहीं रुकना, ये चलता रहे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसकी जो स्टेट है मतलब रेस्ट की, इसको चेंज करने से अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा कि रेस्ट में रहने दो, सुस्ती पड़ी है सुस्ती में रहने दो, अड्रामी पड़ी है रहने दो। और एक बंदा जो मेहनत कर रहा है वो कह रहा करते रहो। ये इनर्शिया की एक प्रॉपर्टी है। अब एक बॉडी हम देखते हैं कि हमने ये फेंका है तो वो ऐसा ऐसा रुक जाता है, जबकि हमने तो किसी ने भी नहीं उसे रोका। लेकिन वो डिफरेंट जो फ्रिक्शन की फोर्सेस होती हैं वहाँ पे डिफरेंट क्या कहते हैं पार्टिकल्स की वजह से, जिस वजह से वो बॉडी जो है वो रुक जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं तो वो बॉडी खुद ब खुद कैसे रुक रहा है। वहाँ पे फोर्सेस मौजूद हैं फ्रिक्शन की और डिफरेंट, जिस वजह से वो बॉडी रुक रहा है। अदरवाइज जहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स नहीं होगी या कोई भी फोर्स नहीं होगी तो वो बॉडी कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। तो ये हमारे पास इनर्शिया का पॉइंट आता है। इसकी एग्जांपल के तौर पर हम क्या कहते हैं कि हमने ग्लास लिया है, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा है, ठीक है, कोई पेपर हार्ड रखा है, गत्ता रखा हुआ है, उसके ऊपर एक कॉइन रखा है। अब जो कॉइन रखा है, जब हमने क्या करना है, एक कार्ड या जो भी गत्ता है इसको एकदम जब हम इधर को खींचेंगे, जब हम इस कार्ड को खींचते हैं तो जो कॉइन होगा बजाय हमारे साथ मूव करने के वो क्या करेगा, ग्लास के अंदर गिर जाएगा। अब ये इनर्शिया के पॉइंट को कैसे क्लियर करता है? इसके अंदर पॉइंट ये आता है कि ये यहाँ पे था कॉइन, अब बजाय ये मूव करने के ये रेस्ट में था तो इसने कोशिश की मैं रेस्ट में रहूं। तो जब हमने कार्ड को खींचा कार्ड मूव कर गया क्योंकि हमने कार्ड के ऊपर फोर्स लगाई थी। जबकि जो कॉइन था वो रेस्ट में रहना चाहता तो वो यहीं पे रुका, कार्ड नीचे से निकल गया तो फिर जमीन की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जो है वो मूव कर गया। मतलब उसने कोशिश की कि वो रेस्ट में रहे, तो रेस्ट में रहने की वजह से वो आगे तो नहीं मूव कर सका, वो फिर नीचे को मूव किया, जो इसी पॉइंट को क्लियर करता है कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में रहना पसंद करता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पेपर रखते हैं नीचे जमीन पे, उसके ऊपर 5-6 कॉइन रख लेते हैं। जब हम कार्ड को नीचे खींचेंगे तो वो कॉइन से हम वहीं के वहीं देंगे, जिसका मतलब है कि वो जो पसंद कर रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो खसूसियत है वो रेस्ट में रहने की है। तो क्योंकि वो ऑलरेडी रेस्ट में थे। इनर्शिया इसी पॉइंट को क्लियर करता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो आता है पॉइंट मोमेंटम। मोमेंटम क्या? अच्छा, वो कह रहा है ये कि ऐसी मतलब क्वांटिटी है मैस मोशन की वजह से, जिसकी वजह से किसकी वजह से होती है, मैस और वेलोसिटी की वजह से। क्वांटिटी ऑफ मोशन ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। जो बॉडी मूव कर रहा है उसके अंदर जो मैस और वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगा कि मोमेंटम कितना होगा। मैस ज्यादा होगा तब क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तब क्या होगा। ये हम इसके फॉर्मूले से पॉइंट क्लियर कर लेंगे। इसका एक और डेफिनेशन है, पहले इसको क्लियर कर लें कि जो मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। कि जो मोमेंटम होगा किसी बॉडी का वो उसके मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अच्छा, अब अगर हम फॉर्मूले की तरफ आते हैं तो हमें फॉर्मूला जो है इस पॉइंट को क्लियर कर देगा। तो फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv, P मोमेंटम है जो कि बराबर है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी के। अब v वेलोसिटी है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए मतलब हमें ये पॉइंट क्लियर हो जाएगी। इक्वल के एक साइड पे अगर नॉमिनेटर में, दूसरी साइड पे नॉमिनेटर में होगा तो एक वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू बढ़ेगी और सिंपली टर्म में हम कहेंगे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस और वेलोसिटी के। मैस या वेलोसिटी अगर बढ़ाई जाएगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। अच्छा, फिर इसके बाद अगर इन दोनों में से वेलोसिटी या मैस दोनों में से कोई एक चीज जीरो होगा तो डेफिनेटली मोमेंटम भी जीरो होगा। तो मैस नहीं होगा तो बात ही खत्म होगी, और अगर मैस होगा तो वेलोसिटी ही जीरो होगी। तो उस टाइम जब वेलोसिटी जीरो होगी तो मोमेंटम भी हमारे पास जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों कि जब एक ही वेक्टर हो किसी भी क्वांटिटी के अंदर, एक ही वेक्टर हो तो जो रिजल्ट में क्वांटिटी आएगी वो भी वेक्टर होगी। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स क्वांटिटीज होंगी तब डिसाइड करना पड़ेगा
कि भाई ये वेक्टर रिजल्ट में आएगा या स्केलर रिजल्ट में आएगा। जब एक वेक्टर है तब वेक्टर ही आंसर आएगा, जब सारे ही स्केलर हैं तब भी आंसर स्केलर आएगा। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर होंगे तब हमें डिसाइड करना होगा कि ये वेक्टर आंसर आ रहा है या स्केलर आ रहा है। तो आसान फाल में ये जो क्वांटिटी आएगी ये भी वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अब इसका यूनिट अगर हम इधर से देखते हैं, हम अगर बेस यूनिट्स आते हो तो हम आने वाले नए जो ड्राइव यूनिट्स हैं उनको भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे यूनिट्स याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के फार्मूले से और बेस यूनिट से हम इसका जो यूनिट है वो ड्राइव करते हैं। मैथ्स का यूनिट क्या है जी हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल किलोग्राम। स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो यही जो है इसका यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।